जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 10 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइज वही सिर्फ टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यह है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी तुरंत कांटेक्ट करिए और आप बैचेस को ज्वाइन करिए। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में काफी अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। तो गाइज, ये है आज के हमारे टॉपिक्स। मैं हूं आपका एजुकेटर, तो हम ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे डिटेल में एक एक टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूंगा, बट उससे पहले आप लोग जब तक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक में जो मैं बताता चलूंगा वो आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए, आइए आपके कमेंट्स पहले देख लेते हैं। प्रिया अभ्युदय, आप भी कमेंट्स करना शुरू करो। प्रीति मिश्रा वेरी गुड, आयुष गुप्ता बहुत बढ़िया, श्रेया तिवारी बहुत शानदार, बहुत शानदार आयुष गुप्ता। प्रीति मिश्रा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोल्डी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोगों के आंसर्स बहुत बढ़िया आए हैं। साहिल अख्तर ने लिखा है टेली मानस एक्सप्लेन करना है। यार वहां पर नोट्स में जो है वो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई थी, बट मैं लिख लेता हूँ। टेली मानस, TELEMANS, टेली मानस। ठीक है, मैंने लिख लिया है। एक्स्ट्रा लेक्चर जब आपके आएंगे संडे को, तो उस समय कोई ना कोई लेक्चर में आपका ये टॉपिक एक मिनट आगे भी। तो एक्स्ट्रा डेज में ये वाला टॉपिक मैं आपका कवर अप करा दूंगा। इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अच्छी वाली आपके लिए जो है वो निकाल लूंगा। ठीक है साहिल, और आंसर्स देना शुरू करो साहिल। और शमा अख्तर ने भी जो है आंसर दिया है। शमा अख्तर रेगुलर रहो, बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं आपके। अंजलि सिंह वेरी गुड, आयुषी सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू निहारिका, आप भी आंसर्स लिखना शुरू करो। और पुनर्जागरण 561 की आईडी से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, 9 अप्रैल से जुड़े हैं। तो हाँ बिल्कुल, अब डेली रेगुलर लेक्चर्स जो है वो देखना आप शुरू करिए और कमेंट्स भी जो है वो करिए अपने आंसर्स को। ठीक है, श्वेता यादव वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारे टॉपिक को। ध्यान से सुनिएगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स लिखवाऊंगा, वो आपको ध्यान, पहले टॉपिक समझना है बहुत ध्यान से, फिर नोट्स जो भी मैं बताते जाऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो जय श्री महाकाल, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो, ये जो पहला टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल साउथ का रोल यूक्रेन की पीस पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है। आपको ऑलरेडी पता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो कितना खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट और कितने सालों से हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं हम लोग, क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे कोई बता सकता है? कम ऑन, फटाफट अभी के अभी आंसर टाइप कर दो। ग्लोबल साउथ किसको कहते हैं? ग्लोबल नॉर्थ क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्री। तो ग्लोबल साउथ का रोल क्या है यूक्रेन की शांति को लेकर? कितना अच्छा टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक गाइस सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का एक एंगल नहीं है, बल्कि ये आपके सिविल सर्विसेज के इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जीएस पेपर 3 जो आपका सिक्योरिटी और इकोनॉमी का टॉपिक है उसके अंदर भी ये टॉपिक काफी रेलिवेंट है। तो आइए बिना समय वेस्ट के पहले तो न्यूज देख लेते हैं। तो गाइज आपको ऑलरेडी पता है कि यूक्रेन वॉर अब एक बहुत ही कमजोर सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है। सीज फायर जो है वो समझते हो, यथास्थिति, कि भाई जो अपन अब लड़ाई को रोक देते हैं, जिस पोजीशन पर है, जिस जगह पर है वहां पर रोक देते हैं, है ना। फिर आगे आगे चल के बात करेंगे। अब मैंने क्यों बोला कि कमजोर यथास्थिति, बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर वाली के उसमें है, स्टेटस में है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये सीज फायर कितने दिनों तक चलेगा या कितने महीनों तक चलेगा। वी नेवर नो अबाउट इट, राइट। शांति जो है वो कौन इंप्लीमेंट करेगा हमें नहीं पता। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया है कि भाई अभी जो एकदम से डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और एकदम से यथास्थिति कर दी है, सीज फायर जो है वो कर दिया है कि भाई अब शांति बरकरार रखो, तो शांति कब तक बरकरार रहेगी और किस प्रकार से शांति बरकरार रहेगी? वेस्ट चाहता है कि नाटो या यूरोपियन फोर्स ग्राउंड पे काम करें, मतलब नाटो फोर्सेस को यहां पर
लाना चाह रहा है अमेरिका, सिंपल सी चीज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो के टॉपिक को आपको पढ़ना है आज के आज। तो वेस्टर्न कंट्रीज है वो चाह रही है नाटो या यूरोपियन फोर्सेस को यहां पर तैनात कर दो, लेकिन रशिया इस चीज को जो है वो डायरेक्ट प्रोवोकेशन के रूप में देख रहा है। रशिया बोल रहा है कि नहीं यार, तुम अगर अपनी फोर्सेस यहां पर लेकर आओगे तो ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे जस्ट साइड में बगल में जो है वो अगर किसी वेस्टर्न कंट्री की फोर्स रहेगी तो मुझे तो डर रहेगा ही, क्योंकि रशिया और यूएसए की उतनी कुछ खास बनती नहीं है, बस सिर्फ वो एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जरूरत पर ही एक साथ बस आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नाटो लेड पीस कीपिंग अनएक्सेप्टेबल है रशिया के लिए यूक्रेन में? क्या कोई इसका एक सिंगल लाइन में जवाब दे सकता है? बहुत ही मैंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है जो, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उसको डील करना सीखो अब आप धीरे धीरे करके, कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखो कि क्यों भाई, क्यों रशिया चाह रहा है कि भाई नाटो फोर्सेस उससे दूर रहे। हालांकि इसका आंसर एक प्रकार से मैं दे चुका हूं। तो अभी तक आपको कहानी समझ में आई? देखो क्या होता है कि आप जब ऐसे बैठ के पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को 3-4 जगहों से जो है पढ़ा है इस टॉपिक को, और उसी का ही पूरा घोल मैं आपको जो है वो दे रहा हूं। यही तो मेरा काम है। अगर मुझे ट्रांसलेट करनी होती है पूरी चीजें बैठकर, तो मैं कोई एजुकेटर थोड़ा ना कहलाता है यार, मैं तो ट्रांसलेटर कहलाता है कि भाई इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोल दिया या हिंदी में पढ़ दिया। भाई तो मैं रीडर नहीं हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं टॉपिक को। तो आपको अभी न्यूज में क्या समझ में आया? देखो, अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें इस चीज को, तो क्या लिखा है? वेस्टर्न जो है वो प्रयास कर रही है, पीस कीपिंग फोर्स जो है। अब कौन सी पीस कीपिंग फोर्स? क्लैरिटी है यहां पर? नहीं है। led a peacekeeping force face resistance from Russia, creating a space for global South to step up as neutral, credible alternative under United Nation backing. क्लैरिटी नहीं है ना भाई? देखो, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कौन? यूक्रेन रशिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अभी शांति की स्थिति बरकरार करने की बात करी, वहीं ये कह दिया कि वो चाह रहे हैं कि नाटो की फोर्सेस यहां पर तैनात हो जाए या यूरोपियन फोर्सेस यहां पर तैनात हो जाए ग्राउंड पे। अब रशिया इस चीज को रहे वो पसंद नहीं कर रहा। रशिया बोल रहा नहीं भाई, हमें नहीं पसंद कि तुम हमारे साइड में रहो, अपने टैंकर्स खड़े करो। हैं? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था, व्हाट इज ग्लोबल साउथ, तो सिंपली डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं। ये एक प्रकार का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इनफॉर्मल कोलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का। मतलब आप समझो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें मेनली अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका से कंट्रीज आती हैं, और इनका एजेंडा होता है कि शासन जो है वो सभी के लिए इक्वल हो, डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा ना मिले, डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा मिले। इक्विटी का प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब दो बड़ी पावर्स, जैसे पहले थी कोल्ड वॉर के समय पर यूएसए और यूएसएसआर, पता है ना आपको, इनके बीच में कई डेवलपिंग कंट्रीज पिस ना जाए, इसके लिए ये अपना एक अलग ग्रुप जो है वो बना के रखी हुई। जैसे पहले नाम था नॉन अलाइंग मूवमेंट, वैसे ही अब ये ग्रुप जो है वो ग्लोबल साउथ के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ना? इनका ऑब्जेक्टिव यही कि अगर दो लोगों की, दो पावरफुल लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो कहीं हम ना पिस जाएं। तो इसके लिए ये अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। ये बात समझ में आई? 75% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में है। चाहो तो लिख लो ये वाला पॉइंट, 75% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ से बिलोंग करती है, और 40% पूरी जीडीपी का ग्लोबल साउथ से आता है। एग्जाम्पल ब्रिक्स ले लो, G77 ले लो, ये सब ग्लोबल साउथ के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, अब देखो आपको बताया यूक्रेन और रशिया वॉर में जो ग्लोबल साउथ है, ये जो देश है, इनने बैलेंस अप्रोच बना ली है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सभी ने रशिया और यूक्रेन दोनों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं, है ना? इवन मानवीय सहायता भी प्रोवाइड करी है जरूरत पड़ने पर। तो इनका मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो बना हुआ है, ट्रस्ट है दोनों साइड्स का। मतलब ये सपोर्ट, जैसे हमारा देख लो, हमारा भाई पार्टनर रशिया भी है, हमारा पार्टनर यूएसए भी है, हमारा पार्टनर यूक्रेन भी है इंडिविजुअली। कम ऑन, यस और नो? समझ रहे हो? तो हम न्यूट्रल स्टैंड में है। तो जब भी बात आएगी ग्लोबल साउथ का क्या रोल है, तो भाई न्यूट्रल रोल है। समझे आप बात? अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। नाटो जो है वो बेसिकली, रशिया उससे चिढ़ रहा है ना?
क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे ना, आज ही आप पढ़ो, नाटो के बारे में भी पढ़ो, और यूएसएसआर की तरफ से वारसा था एक, वारसा, आज उसके बारे में भी पढ़ो आप। तो रशिया ने रिजेक्ट किया कि नाटो जो है भाई, वो पीस कीपिंग में इन्वॉल्व ना हो भाई, तुम शांति मत करो, हम अपने हिसाब से शांति देख लेंगे, हमें नहीं चाहिए कि दूसरी जगह की सिक्योरिटी और फोर्स मेरे कंट्री के साइड में खड़ी रहे। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी का इशू है, क्योंकि यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रख रहा है, कभी भी वो चेंज कर देता है, तो वो भी डर है। नाटो के सोल्जर जो है उनका रिस्क है रशिया को। तो ये सब आज की डेट में खतरे वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है ना। ठीक है। अब देखो, यूक्रेन में शांति होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे दुनिया भर के लिए, समझ रहे हो। यूक्रेन, पता है आपको, 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता है। और वॉर होना मतलब फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा। खाना खिलाते का मतलब वो फूड सप्लाई करता है 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को, यूक्रेन। यूक्रेन में प्रॉब्लम्स, वॉर के कारण एनर्जी सप्लाई डिस्टरप्ट होगी, सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होगी, समझ रहे हो। ये इश्यूज हम लोग को, और अगर न्यूक्लियर प्लांट के पास लड़ाई हो रही है और किसी प्रकार का कोई डिजास्टर हो जाए, लीकेज हो जाए, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लड़ाई के कारण करीब 80 लाख रेफ्यूजीज जो हैं, उनके ऊपर माइग्रेशन का प्रेशर है कि उनको अपना देश छोड़कर, घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। सप्लाई चेन डैमेज होगी तो पूरे दुनिया भर में मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रेड खराब हो जाएगा। सो पीस कीपिंग गाइस उस क्षेत्र की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ये समझ में आया, ये मेंस में लिखेंगे आप कि क्यों यूक्रेन के अंदर शांति मैटर करती है। तो ये अभी मत लिखो अपने नोट्स में, मेंस में लिखने के लिए ये तो बहुत कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ फैक्ट लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को पूरे दुनिया भर में खाना खिलाता है, एक्सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स को, समझ रहे हो। तो फूड सिक्योरिटी इससे अफेक्ट होगी, गैस सप्लाई अफेक्ट होगी, कोई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है अगर न्यूक्लियर प्लांट के पास कोई धमाका हो जाए। 8 मिलियन लोग रेफ्यूजीज बन 8 मिलियन से ज्यादा लोग रेफ्यूजी बन सकते हैं। वॉर के कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, ट्रेड रूट खराब हो सकता है, पूरे दुनिया भर का मार्केट अनस्टेबल हो सकता है। कितना बढ़िया टॉपिक है ये। तो रोल क्या है ग्लोबल साउथ का शांति मेंटेन करने में। 60% यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ग्लोबल साउथ से आते हैं गाइस। सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में इंडियंस ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन है, पता ही वाली चीज आपको। तो डेवलपिंग कंट्री से 60% पीस कीपर्स आते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार का शांति इंप्लीमेंट करने का ग्लोबल साउथ का रोल है। और ग्लोबल साउथ एक्सपर्ट है कम्युनिटी के साथ रिलेशंस बनाने में। कोई तबाही हो गई है तो उसको बनाने में, क्योंकि लेबर्स की जब शॉर्ट, डेवलप कंट्रीज में लेबर्स कौन है, डेवलपिंग कंट्री से आए हुए लोग। तो जो वॉर के कारण जो बिल्डिंग्स टूट गई हैं उनको बनाने के लिए कहाँ से लोग आएंगे, डेवलपिंग कंट्री से आएंगे ना। तो ऑब्वियसली ये थॉट, अब ये चीज जब मेंस में लिखोगे तो एकदम से आती नहीं है, इसलिए मेंस की प्रिपरेशन फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ शुरू होती है। अफ्रीकन यूनियन ने सूडान और सोमालिया जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम किया है, तो इन लोग को एक्सपीरियंस है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में कैसे काम करना है, ग्लोबल साउथ के लोगों को। इंडिया ने लाइबेरिया में वुमेन लेड पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। लाइबेरिया में जब मुद्दा हुआ था, तब हमने हमारी पीस कीपिंग फोर्स में महिलाओं को भेजा था, जिससे जेंडर बेस्ड वायलेंस भी एड्रेस किया गया। ब्रिक्स बैंक फंड्स प्रोवाइड करा सकता है। ये चीजें, तो ऐसी चीजें दिमाग में रखनी है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडिया के पास गाइस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2.9 लाख से ज्यादा पीस कीपर हम 50 से ज्यादा मिशंस में भेज चुके हैं। अभी भी 5,000 से ज्यादा सोल्जर्स यूनाइटेड नेशन में सर्व कर रहे हैं। यूगोस्लाविया जैसे खतरनाक जोन्स में हमने लीडरशिप हासिल करी है। रशिया यूक्रेन दोनों से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। सो ये एक सॉफ्ट पावर मूवमेंट है इंडिया के लिए चीजों को सही करने का, राइट।
तो इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन आज लिखोगे आप। चलो मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं। डिस्कस द, लिख लो, डिस्कस द, डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ, डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ, इमर्जिंग रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इन ग्लोबल पीस बिल्डिंग, ग्लोबल साउथ इन ग्लोबल पीस बिल्डिंग with a special focus on, with a special focus on India's strategic opportunity in Ukraine, with a special focus on India's strategic opportunity in Ukraine। हिंदी में लिखो, वैश्विक शांति निर्माण में, वैश्विक शांति निर्माण में ग्लोबल साउथ की उभरती भूमिका पर चर्चा करें, ग्लोबल साउथ की उभरती भूमिका पर चर्चा करें, विशेष रूप से यूक्रेन में भारत के, विशेष रूप से यूक्रेन में भारत के रणनीतिक अवसर पर ध्यान केंद्रित करें, रणनीतिक अवसर पर ध्यान केंद्रित करें। देखा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको बोला ना अभी आपको लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करो ना मेंस की, लिखना नहीं है तो ये अब समझ लियो आप। लेक्चर खत्म करने के बाद लिखो 120 वर्ड में इस आंसर को। तो ग्लोबल साउथ सिर्फ एक इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक ग्रुपिंग नहीं है गाइस, बल्कि एक मॉरल और डिप्लोमेटिक फोर्स बन रहा है। और इंडिया के पास ये गोल्डन मूवमेंट है लीड करने का, नॉट जस्ट बाय पावर बट बाय पीस। शांति के थ्रू हम लोग लीड कर सकते हैं, समझे? समझे गुरु? चलो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं पूरी चीजें। तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका इनफॉर्मल ब्लॉक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। 75% पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, है ना, ये ध्यान में रखना है। यूक्रेन वॉर पे ये लोग न्यूट्रल हैं, और रशिया पसंद नहीं कर रही है नाटो की फोर्स यहां पर तैनात हो। और ग्लोबल साउथ में 60% यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर हैं। इंडिया टॉप कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग मिशन में। और इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी फोर्सेस को वहां पर भेज भेज कर शांति बरकरार रखने की, समझे आप? तो देखो कितने अच्छे से ये पूरा टॉपिक जो है वो आपके क्लियर हो गया। ऐसी नॉर्मली इस टॉपिक को रहे हो पढ़ते तो क्लैरिटी रहे नहीं मिलती गुरु। तो यही डिफरेंस है मेरे लेक्चर में और दूसरे के लेक्चर की मैं बात नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टॉपिक क्लियर हो गया भैया सभी को बहुत अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं? लाइक का बटन हिट कर दो यार, लाइक हिट करते नहीं हो आप लोग, है ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगा हमारा। है थोड़ा अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करो, है इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आओ हम एक ऐसे टॉपिक पर अब बात करेंगे जो आपके अगेन सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू के टॉपिक तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो समाज को समझने के लिए भी जरूरी है ये टॉपिक, यानी कि कास्ट और एजुकेशन डिवाइड इन इंडिया। समझ रहे हो आप? इसका रिलेशन हमारे संविधान के राइट टू एजुकेशन और सोशल जस्टिस से डायरेक्टली जुड़ा है। तो आओ डिस्कस करते हैं। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी के अभी बात करते करते कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन। चलो, तो पहले तो न्यूज में आपको बता देता हूं भाई। तो रीसेंट रिपोर्ट्स और डेटा ये बात सामने लेकर आ गया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। ये बात सत्य है। इवन मैं खुद कुछ कंपनीज के साथ जुड़ा हूं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है वो मैं बातचीत करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर, कुछ पार्टीज में ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं। सो स्टिल आई नोटिस कि लोग जो है वो आपका सरनेम देकर फिर आपको, आपसे बात देखकर आपको बात करते हैं, या सरनेम सुनकर आपसे बात करते हैं। मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी है आज भी। फिर वो आपके साथ जो है वो आपके कास्ट से रिलेटेड रिलेशन जो है वो ढूंढते हैं आपसे बात करने के लिए। मुझे कई बार ये चीज बड़ी अटपटी लगती है कि हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है बट अभी भी स्थिति वैसी की वैसी। और यही सब चीजें गाइज आपको आगे चल के चेंज करनी है। एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर आप यही तो करोगे। लोग आज भी एक सबको एक समान नहीं मानते। मैं कई बार जो है डिस्कस करता हूँ लोगों से, जैसे नॉर्मली पहली बार मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, अच्छा झाजी हो गया, अरे आप तो ब्राह्मण हो, बिहार वाले हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, मतलब ये चीज बोलना जरूरी है क्या?
है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई लोग जब किसी से मिल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के लिए उससे मिलो ना, बट पीपल फाइंड आउट अ वे कि भाई कैसे इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करें। पहले ये तो जान लो भाई वो चीज वो पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई आप खुद सोचो, आप एक ऑफिसर के पद पर हो, आपकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति क्रिमिनल वो आके आपसे जो है संबोधित करे, सर मैं आप ही के समाज का हूं, तो क्या भाई समाज का नाम खराब करेगा? है या समाज का है तो क्या तेरे को बचा लूंगा मैं या बचा लूंगी मैं? नहीं ना। सो दैट इज वेयर यू स्टैंड। ये सब चीजें कॉमन मैन को समझ नहीं आती। कॉमन मैन को समझाओ तो चिढ़ता है। आप लोग नहीं चिढ़ोगे, आप लोग समझदार लोग हो यार। आप आपका टेम्परामेंट बहुत हाई है। आप आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चूज किया है, तो आप लोग की थिंकिंग कॉमन मैन जैसी नहीं है। आप लोग को पता है कि कॉमन मैन इन्हीं सब चीजों में उलझा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कोई कमेंट करेगा कि अरे सर आप ज्यादा बात जो है वो करते हो। भाई यही बातें हैं जो आपको मेंस में हेल्प करेगी, देख लेना। इन्हीं सब बातों को सुन सुनकर लोगों का सिलेक्शन हुआ है गुरु। चलो आओ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की है गाइस, और स्टूडेंट सोसाइटीज और पब्लिक प्रोटेस्ट ने डिबेट को और गर्म कर दिया है। SC ST OBC स्टूडेंट्स के साथ सिस्टमैटिक फेलियर हो रहा है, जिसका इंपैक्ट उनकी एक्सेस और एकेडमिक सक्सेस दोनों पे पड़ता है। चलो आज की डेट के चैलेंजेस की जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं कि आज की डेट में चैलेंजेस क्या क्या है। गवर्नमेंट स्कूल खासकर, लिखना नहीं है कुछ भी आपको, है ना, गवर्नमेंट स्कूल खासकर गांव क्षेत्रों में और पिछड़े एरियाज में बेसिक फैसिलिटी तक नहीं दे रहे हैं। वहां है ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना लाइब्रेरी है, ना ट्रेन्ड टीचर है। कोई भी आकर जो वो पढ़ा दे रहा है, उसको खुद ही को नॉलेज नहीं है कि क्या टॉपिक है। भाई मैं जब आपके सामने गाइस लेक्चर प्रेजेंट करता हूं ना, आपने भी कई बार देखा होगा, मैं कुछ टॉपिक को आपको बोलता हूँ कि नहीं यार इसको बाद में समझाऊंगा, रुक जाओ। बिकॉज आई मेक श्योर कि जो टॉपिक मैं आपको कवर अप कराऊं यहां पर वो आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो। बट इन द गवर्नमेंट स्कूल टीचर डू नॉट केयर। हाँ भाई एक बार हो गया, गवर्नमेंट टीचर जो है बन गए, ठप्पा लग गया, बस कोई मेहनत नहीं करनी भाई। टीचर का काम है, एजुकेटर का काम है कि वो सामने वाले को समझाए, तो ऐसा समझाए कि उसको जिंदगी भर याद रहे चीजें, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट लोग नहीं करते इस चीज में मेहनत। आई डोंट नो व्हाई। आई नो व्हाई, बिकॉज मैं खुद एक एजुकेटर हूं। आई नो वेरी वेल कि एक बार हो गया क्या करना। लोग बेवकूफ लोग ये नहीं समझते कि भाई जब तुम अच्छी चीज प्रोवाइड कराओगे ना, और ये सभी प्रोफेशन के लिए है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको उसका 100% नहीं, उसका 200% करना है। तब आपका नाम बनेगा, और जब नाम बनेगा तो आपका पैसा भी बनेगा, आपकी इज्जत भी होगी, और आपको लोग याद करेंगे। यही लोग गलती करते हैं। सोचते हैं अरे हमें तो ये काम दिया, छोड़ो बस इतना कर लो बस हो गया। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, तब तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी, तब तुम्हारी डिमांड, अपने सोसाइटी में अपने अपने आप को एक एसेट बनाओ ना कि लाइबिलिटी। जब आप एसेट होगे ना, तब आपको झोला भर के पैसा दिया जाएगा, बोरा भर के। बोला जाएगा उठा लो जितना उठाना है, तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें बोरा भर के पैसा चाहिए, या पैसे की पाइपलाइन जो है वो लगा देनी है अपने घर पे कि जब चाहो तब जो है वो नल खोलो और पैसा ही पैसा गिरे। तो ये पॉसिबल है तब जब आप उस लायक बनोगे। लायक ही नहीं बनोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए अपने ऊपर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे लोग नहीं कर रहे हैं, दिस इज द इशू। पॉइंट नंबर 1। एसर 2023 के मुताबिक, यानी कि एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया सिर्फ 12% गांव क्षेत्रों के स्कूल्स में लाइब्रेरी है। कई जगह स्टूडेंट सिर्फ मिड डे मील के लिए स्कूल आ रहे हैं कि भाई जाए और खाएं और चले। जो पर्पस है वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहा। ये लिखना नहीं है बहुत, ये क्रिटिसाइज वाला आर्टिकल है, ये बिल्कुल नहीं लिख रहा है ना, सिर्फ सुनना है। JEE नीट जैसे एग्जाम उन स्टूडेंट को फेवर करते हैं जो शहरी एरियाज में है। देखो यार फेवर नहीं करते हैं, इट इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेस। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन तो है, SC ST OBC, राइट। बट कभी ये सोचा है कि कोई व्यक्ति जिसके पास रिजर्वेशन है और वो महंगी महंगी कोचिंग में जो है वो महंगे महंगे टीचर्स के अंडर, अच्छे टीचर्स के अंदर रहकर जो है वो गाइडेंस लेकर जो है वो तैयारी कर रहा है, और फिर उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, वहीं एक व्यक्ति जिसको एग्जैक्टली जरूरत है
उसका नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है महंगी कोचिंग जाने का। तो क्या ये अनफेयर लगता है आपको? अच्छा, अगर लगता है अनफेयर, तो आप आने वाले समय के अधिकारी हो, आप इसको ठीक कैसे करोगे ये भी बता दो यार। है ना? ये लिख लो कहीं पर, ये बात में बताना कमेंट बॉक्स पे, मैं पढ़ता हूं आपके आंसर्स। रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैरियर के कारण पीछे रह जाते हैं, ये भी इशू है। देखो यार, ये इशू मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स का है। भाई, तुम्हें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। आप सीखोगे ही नहीं अपने अब जैसे हमारे देश की बात कर लेते हैं हम, है ना? जब हमारा देश आजाद नहीं था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था, हमारे यहाँ के जो लीडर्स जिनको आज की डेट में हम लोग जान रहे हैं, क्या इन लोगों ने अंग्रेजी नॉवेल्स नहीं पढ़ी? चलो, गांधी जी को तो सभी लोग जानते हो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर लीडर्स। गांधी जी, चलो अम्बेडकर साहब, ये बाहर नहीं गए, विदेश नहीं गए पढ़ने के लिए। वहां बोलोगे उन्हें पैसा था तो चले गए भाई, जरूरी नहीं है। आपके पास आज की डेट में यूट्यूब है, आपको इंटरनेट चाहिए जो बहुत चीप है, और आप हर चीज में अगर कंप्लेन करोगे, अरे हमारा पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसका इंटरव्यू देखना यार, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो एक आईपीएस ऑफिसर है, बहुत पुराना, मुस्लिम है एक, अभी तो मेरे ख्याल से शायद आईजी वाईजी की रैंक में चला गया होगा वो, बहुत पुराने टाइम का है। किसी को नाम याद आए तो बताना। उस बंदे की जो मदर थी वो दूसरों के घर पे हाउस हेल्पर थी, उसने एक इंटरव्यू में बताया अपना। उसने ये बोला कि भाई मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, बट मैंने सोच लिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है। वाजीरा बिन रवि का नाम लिया था उसने। मुझे पढ़ना है, वहां की फीस उस समय 1,05,000 रुपए थी, या 1,20,000 रुपए, ऐसा कुछ था। उसके पास नहीं थे पैसे, बट उसकी किसी ने व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि उसने वो सोचा कि मुझे ये करना है। इंग्लिश कमजोर थी तो इंग्लिश सीखी। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझो भाई, आप सीखो ना, अपने ऊपर काम करो ना। आपने पहले ही सोच लिया कि अरे ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा भाई, तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगर सोच लिया तो कोई नहीं रोक पाएगा, अगर ये सोच लिया ये नहीं हो पाएगा तो वाकई में नहीं हो पाएगा। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। 90% टॉपर्स रिच फैमिली से आते हैं, देखो क्लियरली लिखा है यहां पर। तो मुद्दा तो आपको समझ में आ गया कि एजुकेशन सिस्टम में मुद्दा जो है वो आज की डेट में क्या है। एससी एसटी स्टूडेंट्स को इलीट कॉलेजेस में माइक्रो एग्रेशंस, एक्सक्लूजन और स्टीरियोटाइपिंग का सामना करना पड़ता है। माइक्रो एग्रेशन पता है? किसी से बदतमीजी करना इज माइक्रो एग्रेशन। आप किसी के ऊपर चिल्ला नहीं रहे हो, बट मुंह बनाना होता है ना, चल, दैट इज अ माइक्रो एग्रेशन। कि क्या है भाई, सीधे चलो ना, उस लाइन में लगो। यहां पर गुस्सा नहीं किया है, यहां पर उसको इतना बोल के, इस टोन में बोल के फील करा दिया कि भाई डिफरेंसेस आज भी हैं। समझे आप? ये हो रहा है आजकल। हॉस्टल सेग्रीगेशन हो रहा है, कोटा कैंडिडेट कह के जो है वो उनको, वो उनकी मेरिट को के ऊपर डाउट किया रहता है। अच्छा, तुम तो कोटा से आए हो, अच्छा कोटा है क्या तुम्हारा, ठीक है। भले ही वो बेचारे ने मेहनत करी हो यार कितनी भी, बट कोटा बोल दिया। फैकल्टी का 90% अपर कास्ट से है, फैकल्टीज भी। इससे फीडबैक लूप बनता है एक्सक्लूजन का। बहुत चीजें भाई, लोग सुसाइड वगैरह जो है वो कर लेते हैं इस डिप्रेशन में आके। कभी नहीं करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे क्लासरूम में जो भी सब बैठे हैं वो इक्वल है भाई। दलित फैमिलीज में सर्वाइवल प्रायोरिटीज होती हैं, एजुकेशन नहीं। दलित फैमिली सोचती है कि भाई जैसे जैसे करके खाओ कमाओ पेट भरो। एनएसएसओ डेटा के मुताबिक 32% दलित बच्चियां सेकेंडरी स्कूल्स तक ड्रॉप आउट हो जाती हैं। ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज को आपको समझना बहुत जरूरी है। सरकारी स्कीम लिख लो, श्रेयाज स्कीम, नेशनल फेलोशिप फेलोशिप, SC ST OBC मिड डे मील स्कीम, अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कीम के नाम लिख लेना। ये स्कीम्स है बेसिकली हेल्प कर रही हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। अब एजुकेशन के बिना गाइस गरीबी की साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकती। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गरीबी की साइकिल को खत्म करने के लिए। आप सोचते हो कि अरे
धंधा कर लेंगे, एजुकेशन सुनी होगी बहुत बड़ी बड़ी रील, कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, जिसने धंधा किया वो आगे बढ़ा है। बेटा धंधे में भी पढ़ाई चाहिए। बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो बिजनेस कोई कम दिमाग वाला आदमी नहीं कर पाएगा। बिजनेस में भी चालाकी चाहिए होती है, आपको प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, कस्टमर को कैसे जो है वो बनाना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोच, रील देख ली, सोचने लगे पढ़ लिख कर क्या कर लिया इन लोगों ने, इनके ऊपर तो वही बैठना है, आईएएस आईपीएस बनेंगे, पढ़ लिख कर बैठेगा तो नेता ही ना इनके ऊपर। अरे बेटा वो नेता भी जो है ना, उसने पब्लिक का फेवर जो है वो लिया है। वो होता है कम्युनिकेशन, और वो भी पढ़ाई में ही आता है। पढ़ाई से पढ़ने लिखने वाली नहीं होती, ज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीख नॉलेज, स्किल्स बढ़ाओ, अपने आप को एसेट बनाओ, हमेशा बोलता हूं मैं। रोल मॉडल्स नहीं मिलते मार्जिनलाइज ग्रुप को, नहीं मिल पाते। जेएनयू प्रोटेस्ट जैसे एग्जांपल्स फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 56 बिलियन जीडीपी का लॉस हो रहा है हर साल, 56 बिलियन US डॉलर। भेदभाव से डिप्रेशन और सुसाइड बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या करें हम, तो जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है भाई। गांव क्षेत्रों के 80% को और अर्बन एरियाज के 90% को बराबर माना जाए। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी हायरिंग में भी रिजर्वेशन हो। रूरल स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस, ट्रेन टीचर, इंटरनेट हो, क्वालिटी टीचर्स। यहां पर रोल पता है एक टीचर का होता है। अगर टीचर स्टूडेंट्स को स्कूल में ही इस प्रकार का नॉलेज प्रोवाइड कराएगा ना, तो एक ऐसी क्लास होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि मोटिवेट करने की, इक्वल करने की, समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने की एक एक्स्ट्रा क्लास लगाओ ना। पीटी की क्लास लगा रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्लास जो है वो लगा रहे हो। समाज को सुधारने की भी तो क्लास लगाओ ना। क्योंकि जो भी चीज होगी, ब्रेन डेवलप होगा बचपन से ही होगा, तो बचपन में ही उसकी दिमाग में ये चीज फीड की जाएगी, तभी तो वो आगे चल के अच्छा हो रहेगा। भाई आपके घर पर आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे घर पर मेरी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, इसलिए ये थॉट्स मेरे दिमाग में है। इसलिए आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो, मैं किसी के साथ भेदभाव जो है वो नहीं करता हूं। सोच मैटर करती है। तभी तो आपने सिविल सर्विसेज का सोचा और अपने आप को डेवलप कर रहे हो। माना काफी सारे लोगों के घर में शायद वो स्थिति हो, जैसे मेरे यहाँ है, नानी की साइड की अगर बात करें, गांव वगैरह की बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा कट्टरता है कास्टिज्म को लेकर। बट मैं इंटरफियर नहीं करता। क्यों? मैं अपनी चीज अपने तक तक संभालूंगा। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझा सकता हूं। मैं उन लोगों को नहीं समझा सकता जिनके साथ मेरा अभी उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, वरना मेरी पिटाई हो जाएगी। चलो, तो बस यही था गाइस। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं है, बल्कि डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी का गेटवे है। जब तक कास्ट और प्रिविलेज का गैप रहेगा, इंडिया का रियल पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। क्लियर? तो बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीजें समझ में जब आई होंगी। बिम्स्टेक याद आ रहा है, मैंने आपसे पूछा था इसका फुल फॉर्म। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक ऐसा रीजनल ग्रुप जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच बीच ब्रिज बन चुका है। लिखने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका कवर हो जाएगा वाला टॉपिक। सिर्फ सुनो, इंडिया ने छठा बिम्स्टेक समिट में क्या क्या अनाउंस किया, इसके बारे में बात करेंगे, जो लिखना है। तो बिम्स्टेक का विजन 2030 का क्या है, ये लिखना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बिम्स्टेक का मतलब क्या है, फुल फॉर्म तो मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया है, राइट। अब देखो, उससे पहले एक मिनट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, अभी लिख लेना, ये छठा बिम्स्टेक की समिट हुई थाईलैंड में। जो भी करंट चेयर है बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक की थीम लिख लो पूरी की पूरी एज इट इज। ठीक है, इतनी चीज बस लिख लेना। अब सुनो चीजें बहुत ध्यान से। पहले बिम्स्टेक क्या है वो समझ लो यार। बिम्स्टेक लिखा है क्या यहाँ पे? लिखा तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान दो, बाकी चीजें आ जाएंगी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, याद हो जाना चाहिए आपको, ये इसका फुल फॉर्म। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। शुरुआत में गाइस इस ग्रुप का नाम था BISTEC,
क्या था? BIST EC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इसमें ये कंट्रीज थी। BIST मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, और EC मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहले इसका ये नाम था, फिर बाद में म्यांमार, नेपाल, भूटान भी जुड़ गए, तो उसको बिम्स्टेक जो है वो नाम दे दिया गया। आज के टाइम में आप मुझे बताएंगे इस ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स हैं, कमेंट बॉक्स पर लिखकर, और उन मेंबर्स के नाम अगर लिख दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ग्रुप साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ब्रिज है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ना, बे ऑफ बंगाल नाम से हमारा बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल जो है हमारा, इंडिया में आप देखोगे ना, कहां पर है? ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल? ईस्ट साइड। वेस्ट साइड तो अरेबियन सी है। तो ईस्ट की तरफ जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर मौजूद जो सब कंट्रीज हैं, तो उनका बेसिकली एक ग्रुप है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। समझे? छठी बिम्स्टेक समिट में क्या क्या हुआ? तो 2000 अभी जो हम लोग को छठी बिम्स्टेक समिट देखने को मिली, थाईलैंड में हुई। थीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लिख ली होगी आपने। तो लॉन्ग टर्म रोड मैप, एक विजन 2030 का डॉक्यूमेंट सामने रखा, एक लॉन्ग टर्म इन्होंने रोड मैप रखा, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबके सब रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, है ना, रेजिलियंस पर फोकस। रेजिलियंस समझ रहे हो ना, ये क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है, कि जलवायु परिवर्तन के साथ के कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से निपटने लायक हम अपने आप को बना सकें। फिर एक बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हुआ, ये लिख लेना। ये लिखने की जरूरत नहीं, विजन 2030 बहुत बेसिक है। बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट लिख लो। मेंबर कंट्रीज के शिप, क्रूज और कार्गो को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भाई बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी अगर मेंबर कंट्रीज की शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इक्वल ट्रीटमेंट दो भाई, किसी के साथ पक्षपात मत करो। जॉइंट कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रॉपर मैकेनिज्म तय हुआ, कि भाई कैसे मिलकर हम लोग साथ में काम करेंगे। पहली चीज ये, और दूसरी चीज क्या है? कि मिलकर काम करेंगे और प्रॉब्लम्स जितनी भी है उसको रिजॉल्व करेंगे। 1 मिनट देना गाइस मुझे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का भी ये बोल रहे हैं कि कोई अगर मुद्दा होता है तो उसको भी हम रिजॉल्व करें, उसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म तैयार करो। फिर एमिनेंट पर्सन ग्रुप का रिपोर्ट भी सबमिट में सबमिट हुआ, जो बिम्स्टेक के फ्यूचर डायरेक्शन को गाइड करेगा। मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने भाई अपना एक रिपोर्ट सबमिट कर दी कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे और कैसे बढ़ाएं, बता दो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इंडिया ने सबमिट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि अपना आयुष हुआ, और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस पर काम करने पर हमने जोर दिया सभी कंट्रीज को। गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने पर फोकस किया। कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की हमने जो है वो बात करी। बोधि प्रोग्राम, बोधि लिख लेना, बोधि प्रोग्राम लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड, क्वेश्चन आ सकता है बोधि प्रोग्राम किससे रिलेटेड? बिम्स्टेक से रिलेटेड। बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम समझ में आ गया? भाई ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफर करो। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एनुअल बिजनेस समिट भी प्रपोजल किया गया, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोधी प्रोग्राम लिख लो, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंडिया ने कल्चर और यूथ एंगेजमेंट पे भी फोकस किया। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2025, बिम्स्टेक गेम्स 2027 में होगा। यूथ फोकस्ड लीडर के बारे में बात करी तो लिख लेना भैया, ये पहला बिम्स्टेक गेम 2027 में होगा, जब 30वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी इसकी। बिम्स्टेक एथलेटिक मीट 2025 में, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ऐसी चीजों पर इंडिया ने जोर दिया, जिससे कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बिल्डअप हो। ठीक है, अच्छा ये बिम्स्टेक के बारे में लिखा हुआ था इन लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, मैंने बता दिया ना आपको, पहले ही बता दिया बिम्स्टेक के बारे में। 1.7 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, 22% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन। 5.2 ट्रिलियन US डॉलर के अप्रोक्सीमेटली जीडीपी इनकी 2023 में देखने को मिली। आपको बता दूं भाई, बिम्स्टेक इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सार्क के इनएक्टिव होने के बाद बिम्स्टेक एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के
काउंटर में ये इंडिया लेड रीजनल मॉडर्न मॉडल बन रहा है। बिम्स्टेक की टोटल पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है, कंबाइंड जीडीपी 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको जो है वो समझ में आई होगी पूरी चीजें। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इंडियन रेलवे ऑडिट कंसर्न सुनने वाला टॉपिक है गाइस ये। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन रेलवेज के एक ऐसे सच के बारे में हम बात करेंगे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आ गया। देश की लाइफलाइन कहलाने वाली इंडियन रेलवेज हमारी क्या सच में मॉडर्न हो रही है, या अंदर ही अंदर कुछ गफला चल रहा है। तो आओ इसको बात कर इसके बारे में बात करेंगे, मजा आएगा। इस टॉपिक के अंदर कुछ नई चीजें उभर कर आएंगी आपके सामने इंडियन रेलवेज से रिलेटेड। तो इंडियन रेलवेज गाइस एक फैक्ट ध्यान में रख लेना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। इंडियन रेलवे सब चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क पूरे दुनिया भर की। लिख लो, 65,000 किलोमीटर से ज्यादा का इसका नेटवर्क है। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक, 8 बिलियन पैसेंजर, 1.4 बिलियन टन का सामान, फ्रेट जिसको बोलते हैं हम, 2.6 लाख रुपीस, मतलब 2.6 लाख रुपीस करोड़, लाख करोड़ रुपीस, समझ रहे हो? उससे ज्यादा कमाई सिर्फ ट्रैफिक से। 2023 तक इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 750 बिलियन रुपीस के इन्वेस्टमेंट के टारगेट के साथ हाई स्पीड और ग्रीन फ्यूचर की तरफ है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, जीपीएस ट्रैकिंग, कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम। कवच के बारे में पता है आपको? नहीं पता तो आज पढ़ना। कोलिजन अवॉइडेंस का ये सिस्टम है कवच, वेरी इंपॉर्टेंट। नेत्र भी था एक, मेरे ख्याल से नेत्र भी ऐसे ही था कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार कंफर्म कर लेना। नेत्र भी था जहां तक मुझे याद आ रहा है, कवच तो है ही, नेत्र भी था। अब कैग ऑडिट रिपोर्ट ने बता दिया कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मतलब जितना हम मॉडर्नाइजेशन सामने शो कर रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और है। यही तो चीजें हैं नॉर्मल न्यूज पढ़ने में और सिविल सर्विसेज की न्यूज पढ़ने में, इसके अंदर बिल्कुल एक्चुअल डेप्थ डेटा आपको मिलता है। तो कैग की रिपोर्ट जो है वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझाएगी, बताएगी, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलो, पहला पॉइंट, मंचेश्वर कैरियज रिपेयर वर्कशॉप 2016 से लेकर अब तक कैपेसिटी थी 150 कोचेस पर मंथ। एक्चुअल आउटपुट सिर्फ 86 से लेकर 113 कोचेस निकला। 191 कोचेस 171 दिन तक खराब पड़े रहे। 131 कोचेस पीओएच के बाद 100 दिन के अंदर ही फेल हो गए। 181 या 82 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर प्लानिंग बहुत कमजोर थी। 4 मशीन्स की वैल्यू 4.15 करोड़ जो थी वो कभी यूज ही नहीं हुई। मतलब क्या पूरी मामला जो है वो क्या बता रहा है? एक वर्कशॉप है गाइस, मानचेश्वर वर्कशॉप। यहां पर बोला गया कि हम जो है वो 150 मतलब ट्रेन के डब्बों को हर महीने जो है वो कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। बट जब सामने चीजें आई तो बताया गया कि 80 से 120 115 के आसपास डब्बों को वो किया जा रहा है। राइट, पीओएच मतलब ये पीरियोडिक ओवरऑल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अंडर एस्टिमेट किया गया। कोचेस जो है वो वेट कर रहे थे कि भाई उनका अपग्रेडेशन होगा। 3 सालों तक वेटिंग पीरियड, सोचो आप, कि कोचेस को रिपेयर करेंगे, पुराने कोचेस को फिर से ठीक करेंगे, कुछ नहीं हो रहा काम। ये बोल रहे हैं जितना रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है वो काम रियलिटी में नहीं है। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली अभी के लिए चीजें हैं। ये क्रिटिसिज्म में आए तो आप वे फॉरवर्ड में जो लिख सकते हो, चीज जो डिले हो रही है चीजें उसको तेज करो, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आरआईटीईएस ने एस्टिमेट जो है वो किया, और डिजाइन सही टाइम पे नहीं दिया। मतलब एस्टिमेट और डिजाइन सही टाइम पे दिया ही नहीं। लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन इनकम्प्लीट है। 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं पर सिर्फ 26% काम हुआ है। तो मतलब कुल मिलाकर ये पूरी चीजें बता रही हैं कि रेलवे के अंदर भयानक डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये डेप्थ में इतना घुसने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि कैग की रिपोर्ट ने रेलवेज में एक्चुअल में रियलिटी को दर्शा दिया कि जितना ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड जो है वो चीजें कही जा रही हैं वो एक्चुअल रियल टर्म्स में नहीं हो रहा है।
क्या चैलेंजेस इंडियन रेलवे फेस कर रही है, ये लिखने वाली बात है। पॉइंट वाइज लिखो। ऑपरेटिंग रेशियो बहुत हाई है, काम करने का रेशियो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो होते हैं, जो प्लान किए गए हैं, कहे थे 2005 में, सिर्फ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तो पता नहीं कब से डिले है, 2028 हो गया अब वो। क्यों? लैंड एक्विजिशन के कारण। याद आ रहा है ना आपको? ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का लैंड एक्विजिशन का इशू था, याद हो तो। कवच जो है इफेक्टिव है, बट सिर्फ 1465 किलोमीटर के रूट पर ही कवर कर रहा है। तो भाई कवच तो इतना सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सेफ्टी पे ही इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या इशू रहेगा। एवरेज ट्रेन की स्पीड 50-51 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लो स्पीड्स है, तो ये चैलेंजेस है। कमिटी बॉस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तो मिस करना ही नहीं। राकेश मोहन कमेटी 2010 की, ये कह रहे हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाओ। न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बॉडी जो है वो तैयार करो। कोकोटकर कमेटी 2012 की, इनने बोला कि रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी को अर्जेंटली क्रिएट करो, है ना। नॉन लैप्सेबल सेफ्टी फंड लाओ, ऐसा फंड नहीं होना चाहिए जो लैप्स हो जाए, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहे। विवेक डेब्रॉय कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को तैयार करो, आउटसोर्स करो नॉन 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 कोर टास्क के लिए स्टाफ को। तो ये चीजें हम लोग को देखने को रही, तो ट्रैक को हम लोग अपग्रेड करें जिससे कि भाई 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो अचीव की जा सके। एयर ट्रैवल का राइवल बनाया जा सके, अच्छा खासा फास्ट मोड में जो है वो इसको लाया जा सके, तब जो है वो फायदा मिलेगा, है ना। तो बस गाइज ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अरे आज क्या महावीर जयंती है, बाय द वे सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का मेरे पास कंटिन्यूअसली इनविटेशन जो है वो आए जा रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेट के, कभी किसी के, कि चलो यार चलना है थोड़ा सा। मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, रुक जाओ, पहले काम इज इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला चीज समझ में आ गई ना, रेलवे रेलवे वाली, कि क्या इशू, क्या मुद्दा हम लोग को देखने को मिला। अब बस देखो, ये वाला टॉपिक है जीआई टैग से रिलेटेड टॉपिक है। आपको जीआई टैग क्या होता है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आज का आपका टास्क है, आप जीआई टैग के बारे में डिटेल में पढ़िए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 99.9% क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में जीआई टैग से रिलेटेड आते हैं। यहां पर आप ये लिख लेना, कैसे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में वो मैं बता देता हूं। वरंगल चप चपाटा चिली, अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, चपाता, वारंगल चपाता मिर्च, ये कहा कि ये तेलंगाना की, ये याद रखिएगा। इसको टोमेटो चिली भी बोलते हैं, ये लिख लेना भैया पूरा, ये आएगा एग्जाम में, है ना। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में आ जाता है। केरल का ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट जिसका नाम है कन्नादी पपाया, पापाया, क्या है हिंदी में देखेंगे अपन। कन्नाडी पपया, कन्नाडी कन्नड़ी पपया ऐसे करके कुछ बोलते होंगे, है ना, कन्नड़ी पपया। तो ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो स्पेलिंग जो है वो लिख लेना। तो कई बार प्रोनाउंसिएशन खराब होता है तो माफी चाहूंगा भाई। सो इनको जो है वो मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसने दिया है तो ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, जीआई रजिस्ट्री देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इनको लेटेस्ट टैग जो है वो मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पता है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है? अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि, एक क्वेश्चन है मेरा, आप बताना इसका आंसर। बासमती राइस है, बासमती राइस जो है वो किन चावल की वैरायटी को हम लोग बासमती बोलते हैं? मतलब चावल तो यार हर जगह उगते हैं, बट बासमती राइस की खासियत क्या है जो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है? बासमती राइस के बारे में एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के पास भी बासमती राइस का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। इंडिया पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शेयर करते हैं कड़कनाथ चिकन का, एक मुर्गा होता है काला सा। तो दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी, मुर्गों के बीच में नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में, कि कड़कनाथ किसका है। तो दोनों ही जीत गए, कोर्ट ने बोला कि भाई दोनों ले लो यार, लड़ो मत, दोनों आपस में भाई भाई। तो वारंगल चपाता चिली, ये तेलंगाना का 18वां जीआई टैग प्रोडक्ट बन गया, और तीसरा एग्रीकल्चरल जीआई टैग है। देखो तेलंगाना में एक और है, बानागनम पल्ली मैंगो, मैं अपने छोटे भाई को पल्ली बोलता हूं। और तंदूर रेड ग्राम,
तंदूर लाल चना। कन्नड़ी पाया जो है वो पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरल का, ये तो पूछेंगे फिर तो 100% है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है ये आपको पता होना चाहिए, रिन्यू हो जाता है हालांकि, है ना, आपकी ये उसमें आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। जीएस पेपर 3 में पढ़ाते हैं आपको, जब आपको पढ़ाएंगे ना, ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, उसी में जीआई टैग्स भी आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये रजिस्ट्री जो है, ये जीआई रजिस्ट्री, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, डीपीआईआईटी जिसको बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंडर ऑपरेट करती है। ये जो कानून है, इस कानून के तहत जो है वो, इसको मान्यता जो है वो दी जाती है प्रोडक्ट्स को जीआई टैग की। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत भी, एक और टास्क है ट्रिप्स एग्रीमेंट, आज आपको पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये मिर्ची क्या है, इसकी खासियत जो है वो क्या है, तो ये एक बार जो है वो रीड कर लेना, उतना कुछ खास नहीं है, इससे रिलेटेड पूछेंगे नहीं है लोग। इंटरेस्ट हो तो रीड कर लेना, वैसे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बारे में भी रीड कर लेना। दर्पण चटाई जो है वो इसको बोलते हैं, मिरर मैट, एक बार फोटो देख लेना इसकी, उसमें तो और अच्छा लगेगा आपको। बैम्बू वगैरह से जो बनता है, तो क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी मिल जाएगी। देखो भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि किन किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी लेटेस्ट मिला हुआ है, ये याद रख लेना है, ठीक है ना, ये पूरी चीज है। कि उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड रेड राइस। ओडिशा के अंदर क्या है, कोरापुट काला जीरा राइस। 2023 में इन लोग को प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं। ये पूरी पूरी चीज लिख लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और याद करनी है ये, ठीक है ना, ये रटना है। अरे यार, रेमिटेंस का टॉपिक फिर रिपीट हो गया ये, याद आ रहा है कुछ रेमिटेंस? अभी पढ़ाया था नहीं पूरा टॉपिक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया, रेमिटेंस सर्वे, लिख लेना भैया, रेमिटेंस सर्वे कौन रिलीज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का ग्लोबल लैंड, अरे यार, पहली बार ऐसा हुआ है रेमिटेंस जो है वो एडवांस इकोनॉमी जैसे कि यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनसे कलेक्टिवली एक्सीड दोज फ्रॉम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नेशन। याद आ रहा है ना कि भाई लोग, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से जो पैसा आ रहा था, अब वो डेवलप कंट्री से ज्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि लेबर, कोविड-19 के बाद लेबर शिफ्ट हो गई थी। याद आ रहा है कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? रिपीट हो गया टॉपिक, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने, कुछ दिनों पहले की जो है बात है। इन लोगों ने शिफ्ट जो है वो क्यों की, ये पूरी चीज एज इट इज मैंने आपको बता दी कि एडवांस इकोनॉमी में हायर वेजेस आते हैं, स्किल्ड माइग्रेशन हुआ है, स्किल्ड 78% इंडियन माइग्रेंट जो है वो यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं स्किल्ड सेक्टर के अंदर, तो उनको ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, तो रेमिटेंसेस वो अच्छे भेज रहे हैं। एग्रीमेंट हुए, पूरा टॉपिक रिपीटेड है। बस गाइस, यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। ग्रीनलैंड का जियो पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की लोकेशन देखो मैप के अंदर, ये एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, डेनमार्क के अंडर आती है, किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है वो एक अलग, कोई वो नहीं है नेशन, वो आती है किसके अंडर? डेनमार्क के अंडर। इसका खुद का पार्लियामेंट और सेल्फ गवर्नमेंट है इंटरनल मैटर्स के लिए, बट फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है वो डेनमार्क कंट्रोल करती है। ये ग्रीनलैंड का फैक्ट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 80% से ज्यादा ग्रीनलैंड जो है वो आइस से कवर्ड है, ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं। ग्रीन नाम है ग्रीनलैंड, बट है आइस से कवर्ड। तो ग्रीनलैंड जो है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के पास, वो मैप में आपने देख लिया होगा तो आपको ऑलरेडी पता ही है। और यूएस मिसाइल डिफेंस और सर्विलांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये पता है आपको? यहाँ पर आपको पिटोफिक स्पेस बेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्विलांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। कुछ याद आ रहा है? चेस्टे, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली किस पर्पस के लिए जो है वो था? चेस्टे का उपयोग जो है वो किया गया था रोटेटिंग प्रोब मैकेनिज्म, नासा का इनसाइड लैंडर, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फिले, ये हैमरिंग बेस्ड मैकेनिज्म यूज किया है इसने डिप्लॉयमेंट के लिए। नहीं यार, ये पहला इंस्ट्रूमेंट था जो सक्सेसफुली मेजर कर रहा है सरफेस टेम्परेचर को मून के साउथ पोल पे। याद आ रहा है ना, चेस्टे हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था यार, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में, तो उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स है अभी। बट चेस्टे प्रीवियस लेक्चर से एक बार जो है वो देख लेना आप, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने पढ़ लिया एक बार ट्राई करो उसका आंसर जो है वो देने की। अब नेक्स्ट जो है वो ताइवान, क्या लिखा हुआ, क्रिटिकली एग्जामिन एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ चाइना रिसेंटली मिलिट्री ड्रिल्स नियर ताइवान। ताइवान को तो छेड़ता रहता है चाइना,
मैंने आपको बताया इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ नाटक करता है। अपनी शिप जो है वो लेके चले आएगा, शिप पूरी यानी कि नेवल फोर्स, बहुत स्पीड में, ऐसा गुस्सा दिखाते हुए, और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक आते हुए यू टर्न मार लेगा। यहाँ बेचारी ऑस्ट्रेलिया को हार्ट अटैक आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अरे यार ये तो वॉर करने आ रहे हैं। हरकतें इसकी है, ये हरकत बाजी है। तो वही इसकी हरकतों को लेकर ताइवान की रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक मेंस का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड। तो ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है हमारे ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। बहुत बेहतरीन जनरल स्टडीज की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।